स्वागत है सभी लोगों का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड के अंदर। तो लास्ट एपिसोड के अंदर तुम लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से अर्थक की ट्रेनिंग काफी ज्यादा स्मूथ चलती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अर्थक की ट्रेनिंग कितनी ज्यादा स्मूथ जा रही है। एनीवेज, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अर्थक का अब एक और इंस्ट्रक्टर सामने आता है जिसका नाम है रैन। अर्थर अब ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि डिखातन में उससे काफी सालों पहले जो तलवार मिली थी वो तलवार और किसी ने नहीं बल्कि रैन ने बनाई थी, और ये तलवार उसकी एक फेलियर तलवार थी। पर फिर भी अर्थर को ये तलवार काफी ज्यादा कमाल की लगती थी। लेकिन अब हम लोग अब देखते हैं कि रैन अर्थर से उस तलवार को ले लेता है। ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था। इस एपिसोड के अंदर हम लोग अब आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आज ये भी देखने वाले हैं कि फाइनली काफी सालों बाद अर्थर अब डिखातन के अंदर पहुंचेगा और काफी ताकतवर बन चुका होगा और सभी लोग को हैरान कर देगा। तो ये आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी है तो ऑन करके इस वीडियो को जल्दी से हाइप कर दो। तो चलो फिर इस एपिसोड को अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में अर्थर अब काफी परेशान हो जाता है और वो रैन से कहता है कि अगर ये तलवार तुम मुझसे ले लोगे तो मैं लड़ूंगा कैसे। तो रैन कहता है कि चिंता मत करो, ये तलवार बेशक से मेरे लिए एक फेलियर है पर फिर भी इसने तुम्हें चूज किया है, इसलिए मैं तुमसे ये छीनूंगा नहीं। अभी के लिए बस मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद रैन अब जमीन में से एक तलवार बनाकर निकाल देता है। उस तलवार को अब वो अर्थर को पकड़ा देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम इससे ट्रेनिंग करो, क्योंकि ये जो तलवार है ये यूजर की मूवमेंट्स को मेजर करती है और साथ में उसके फोर्स को भी मेजर करती है। तो अब अर्थर भी अब उस तलवार को अच्छे से यूज करने की कोशिश करता है और अब वो कहता है कि लेकिन मैं ये देखकर काफी हैरान हूँ कि तुम इस तलवार को ग्राउंड से कभी भी निकाल सकते हो। तो रैन कहता है कि मैंने इतनी सारी चीजें करी है पर तुम सरप्राइज इस चीज से हो रहे हो। चलो ये सारी बातें छोड़ो, मुझे अब वो ड्रैगन का पंख भी दे दो। ये सुनकर अर्थर घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हें वो भी क्यों चाहिए। जिस पर रैन कहता है कि तुम हर चीजों के क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हो, बस मुझे वो दे दो। तो अर्थर के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है, उसे अब वो ड्रैगन का पंख यानी कि सिल्विया का पंख उसे देना पड़ता है रैन को। जिसके बाद अब अर्थर से कहने लगता है कि तुम एक इंसान हो तो तुम्हें हमसे ज्यादा नींद की जरूरत है, जाओ जाकर अब तुम आराम कर लो। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम्हें अपनी रात को यहीं पर ही स्पेंड करना है, यानी कि इसी ग्राउंड के ऊपर। तो मैं यहाँ पर अकेले सोना है, मैं और विजडम तो जा रहे हैं, हम लोग को कोई और काम करना है। ये सुनकर अब अर्थर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ जमीन पर कैसे सोऊंगा। तो रैन कहता है कि अभी से ही आदत डाल लो, वैसे भी जब वॉर हो जाएगी तब तुम्हें बेड थोड़ी मिलेगा सोने के लिए, अब अच्छे से आराम करो। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अर्थर को गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। तो अब अर्थर के पास भी और कोई भी चॉइस नहीं होती है। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अपने अर्थ मैजिक का यूज करके वहां पर अपने लिए एक छोटा सा शेल्टर बना लेता है और उसके अंदर वो सो रहा था। अर्थर अब घोड़े बेचकर सो ही रहा था पर तभी अचानक से उसे एक काफी तेज आवाज आती है, इसलिए वो अब घबरा कर जैसे उठता है उसका सर अब ऊपर फूट जाता है क्योंकि उसका शेल्टर कुछ ज्यादा ही छोटा था। इसके बाद अर्थर अब बाहर आ जाता है, उसका शेल्टर अब अपने आप ही टूट जाता है और इससे पहले कि अर्थर अब पूरी तरह से तैयार हो पाता तभी अचानक से जमीन से अब वही गोलम बाहर निकल जाते हैं और इस बार उन लोग के पास वेपन होते हैं और अब अर्थर को भी अब उन लोगों से लड़ना पड़ता है। तभी अर्थर को अब आवाज सुनाई देती है रैन की, जो कि ऊपर से अर्थर से कहता है कि जब वॉर हो जाएगी तब तुम्हें रात में आराम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से तुम्हारी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे ये फायदे के लिए ही कर रहा हूँ। अब जरा अपने कपड़े उतारो और अपनी बैटल को फिर से कंटिन्यू करो। तो अर्थर को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद अर्थर अपने कपड़ों को उतार लेता है और वापिस से अपने रेल्म हार्ट स्टेट में आकर उन गोलम से लड़ने लगता है। तभी रैन अब अर्थर से कहने लगता है कि तुम्हारा जो गोल है वो गोलम्स के जनरल्स को हराना है। उन गोलम्स के सर पर ताज है तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि जनरल कौन सा है। तो अर्थर भी कहता है ठीक है। जिसके बाद वो एक एक करके काफी सारे गोलम्स को लगातार हरा रहा होता है। तभी अचानक से एक हमला अर्थर को लगने वाला था पर अब वहाँ पर एक सफेद कलर का गोलम आ जाता है जिसके पास शील्ड होती है और वो अर्थर को उस हमले से बचा लेता है। इसी तरीके से वहाँ पर और भी गोलम आ जाते हैं सफेद कलर के और वो जो दुश्मन वाले गोलम होते हैं उनके ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। ये सब देखकर अर्थर खुद अब काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। जिस पर रैन बताता है कि बैटल के अंदर तुम्हारे साथी भी होने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने तुम्हारी साइड भी कॉलम्स डाल दिए हैं जिससे कि तुम्हारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्योंकि तुम वॉर के अंदर एक लीडर रहने वाले हो तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि आखिरकार तुम ऑफेंसिव में रहने वाले हो या फिर डिफेंसिव फॉर्म के अंदर।
चॉइस तुम्हारी है। वहीं पर अर्थर अब अपना डिसीजन ले लेता है। वो अब अपने एलाइज यानी कि अपने साथियों की मदद लेकर दुश्मनों के अंदर चला जाता है, यानी कि वो काफी सारे दुश्मनों को एक एक करके हराने लगता है। पर इतने में ही वो देखता है कि उसका जो साथी गोलम है वो भी अब मरने लगा है, जो देखकर रैन अब अर्थर से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम दुश्मनों को मारने जाओगे या फिर वापस मुड़कर अपने साथियों को बचाओगे। वहीं पर अर्थर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है डिसाइड करने का कि आखिरकार वो क्या करेगा, क्या वो अपने साथियों को बचाएगा या फिर वो दुश्मनों को मारेगा। अर्थर अब डिसाइड कर लेता है और अब वो जाकर सीधा दुश्मन के जनरल को हरा देता है और इस फाइट को यही ओवर कर देता है। इतना ज्यादा लड़ने के बाद अब अर्थर की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। वो अब वहीं पर ही गिर जाता है और कहता है कि मैं बहुत थक गया। तभी रैन वहां पर आता है और अब अर्थर को बताता है कि तुम्हारी साइड के 271 गोलम्स मरे हैं और दुश्मनों की साइड में 512। वो कहने लगता है कि तुम्हारी जो विक्ट्री है वो इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि दुश्मनों के जो गोलम्स थे उनका लेवल काफी कमजोर था। तुमने अपने काफी सारे साथियों को मरने दिया। तो अर्थर कहता है कि शायद इसलिए मैंने उन्हें नहीं बचाया क्योंकि वो बस गोलम्स थे, इसलिए अगर वो मेरी टीम में थे भी और मर भी रहे थे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो रैन कहते हैं ठीक है, अगली बार से मैं याद रखूंगा। जाओ जाकर तुम अब सो जाओ क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए इजी नहीं होने वाला है। तो अर्थर भी मान जाता है और अब वो रिलैक्स होकर जैसे ही लेट जाता है उसकी अब आंख लग जाती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही थका हुआ था। पर अब अचानक से जैसे सुबह हो जाती है अर्थर की अब आंख खुल जाती है। जैसे अर्थर अब उठता है उसके सामने अब वहां पर एक डेविल होता है और अब वो देखता है कि उस डेविल ने तो टेसिया को गले से पकड़ रखा था, जो देखकर अर्थर को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके उस डेविल के हाथों को ही काट देता है, जिसकी वजह से टेसिया अब फ्री हो जाती है। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो जो डेविल है वो एकदम से पीछे चला जाता है और अपनी रीजनरेशन पावर को यूज करके अपने हाथ को फिर से ठीक कर लेता है। इसी के साथ हम लोग अब देखते हैं कि वो डेविल अब अपनी और भी ताकत का यूज करके अर्थर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अर्थर भी अपने रेलम हार्ट का यूज करके तैयार हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो डेविल अब अर्थर के ऊपर कांटों का हमला करता है। अर्थर अब उन अटैक से बच तो जाता है पर अब एक अटैक जाकर टेसिया को लगने वाला था। ये देखकर अर्थर एकदम से डर जाता है और अब वो इस अटैक को रोकने के लिए चला जाता है, जिस वजह से उसके खुद के हाथ में चोट लग जाती है। पर फिर भी वो टेसिया को बचा लेता है और अब वो उस कांटे की दिशा को बदल देता है। अर्थर की हालत फिर से काफी बुरी हो जाती है, उसके अंदर बिल्कुल भी लड़ने की जान नहीं बचती है। तभी वो डेविल अब उसके पास आ जाता है, जो देखकर अर्थर अब काफी परेशान हो जाता है और अब वो कहता है कि रैन बहुत हो गया है, ये सब कुछ अब बंद करो। जैसे अर्थर ये बात बोलता है तभी वो जो डेविल होता है वो अब वहां से गायब हो जाता है और अब वहां से टेसिया भी गायब हो जाती है। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी डेविल भी नहीं था और ना ही टेसिया थी, ये तो बस रैन की एक ट्रिक थी। रैन भी अब सामने आकर अर्थर से कहता है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो, तो मैं मेरी ट्रिक के बारे में पता चल गया। जिसके बाद वो अर्थर को उसकी गलती बताने लगता है। वो कहता है कि तुमने देखा, तुमने अपनी ज्यादा एनर्जी टेसिया को बचाने में लगा दी। तो अर्थर कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ऐसा करना सही नहीं था, पर ऐसे लोग हैं जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रैन कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर फिर भी अगर तुम उसे पसंद करते हो फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना काफी खतरनाक है। वहीं पर आप पसंद करने वाली बात सुनकर तो अब अर्थर भी शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो अब रैन से कहता है कि ये सारी बातों को छोड़ो, तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम अर्थ मैजिक का यूज करके किसी भी चीज की डमी बना सकते हो। तो रैन कहता है कि हाँ, मैं अपने एक ही हाथों से काफी सारे सिनेरियोस को क्रिएट कर सकता हूँ और हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि अर्थ मैजिक का यूज करके मैं वाटर की प्रॉपर्टीज को मिमिक नहीं कर सकता हूँ। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि टेसिया और वो जो डेविल था वो बस एक डमी है। तो अर्थर कहता है कि जब मैं थोड़ा शांत हो गया था तब मैंने ये रियलाइज करा कि उस डेविल के अंदर से और टेसिया के अंदर से मुझे येलो अर्थ के माना पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। जो सिनेरियो तुमने क्रिएट किया था वो काफी रियलिस्टिक था, पर ये बात कभी सेंस बनाती नहीं है कि आखिरकार एक बेसिलिस्क आखिर टेसिया को यहाँ कैसे लेकर आ सकता है। अर्थर अब उसे पूछता है कि क्या ऐसा इंसानों के लिए कर पाना पॉसिबल है कि एक इंसान भी असुरास के लेवल का ही माना आर्ट यूज कर सके। तो रैन कहता है कि ये मेरे नेचर के खिलाफ है कि मैं किसी भी चीज को इम्पॉसिबल कहूँ, पर अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। जिस पर अर्थर कहता है कि ऐसा क्यों।
तो रैन कहता है कि जरा सोच कर देखो, तुम काफी सारी इम्पॉसिबल चीजों को करते हो, जैसे कि तुम एक ही बारी में 4 मेन एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो, साथ में तुम्हारे एलिमेंटल फॉर्म की डिविएंट फॉर्म भी है, ऊपर से तुम्हारे पास सिल्विया का बीस्ट व्हील भी है और तुम सिल्वी के साथ बॉन्डेड भी हो। अर्थर तुम सही में काफी ज्यादा लकी हो। असुरास के पास इतना टैलेंट और लक नहीं होता है जितना तुम्हारे पास है। जिस पर अब अर्थर कहता है कि अगर तुम ये सब कहकर मेरी तारीफ करना चाहते हो तो शुक्रिया, अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है। तो रैन कहता है कि आगे बढ़ने से पहले मुझे अपना डोमिनेंट हैंड दो, यानी कि जिस हाथ को तुम यूज करते हो वो अपना हाथ आगे करो। तो अर्थर भी ऐसे करता है, जिसके बाद अब रैन उसे एक मटेरियल दिखाता है जिसका नाम एक्लोराइट है। रैन बताता है कि ये बस एक पत्थर है, ये काफी ज्यादा रेयर है पर ये काफी ज्यादा यूजलेस भी है, पर अगर इसे सही तरीके से रिफाइन किया जाए और सिंथेसाइज किया जाए तो ये काफी कमाल की चीज बन सकती है। तो मैं याद है ना कि मैंने कहा था कि मैं तलवारों को फोर्ज नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तलवारों को क्रिएट करता हूँ। मैं ऐसे ही पत्थर का यूज करता हूँ और सही टूल्स का यूज करके मैं इस तरीके से वेपन्स को उगा देता हूँ। तो अर्थर कहता है क्या तुम उगा देते हो, मतलब जैसे पेड़ को उगाया जाता है। तो रैन कहता है कि ऐसे नहीं, पर अगर तुम्हें ऐसा सोचना है तो तुम सोच सकते हो। अगर अर्थ देखा जाए तो नॉर्मली मुझे काफी सारे साल लगेंगे या फिर 10 साल भी लग सकते हैं तो मैं लड़ते हुए ऑब्जर्व करने में, जिसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से ही मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वेपन बनाऊंगा। पर अब क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा कम समय है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हम लोग को एक गैम्बल करना होगा और इससे यानी कि तुम्हारी तलवार को इस तरीके से क्रिएट करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस पत्थर को अर्थर के हाथ के अंदर ही गाड़ देता है, जिस वजह से अर्थर को काफी ज्यादा दर्द होता है। वह उसे कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, कम से कम बता तो देते कि तुम ये करने वाले हो। तो अब रैन कहता है कि माफ करना, मैं 3 तक गिनना भूल गया। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर से कहता है कि मैंने इस पत्थर को यानी कि एक्लोराइट को लेडी सिल्विया के फेदर के साथ सिंथेसाइज कर दिया है और साथ में सिल्वी के स्केल के साथ भी इसे सिंथेसाइज कर दिया है, क्योंकि यही दो वो मटेरियल है यानी कि कंपोनेंट है जो कि तुम बनाती है। याद रखना अर्थर, तुम्हारे हर एक मोमेंट, तुम्हारे हर एक एक्शन, थॉट और हर एक चीज बॉडी के अंदर, सारी चीजें एक फैक्टर बनेगी कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी के अंदर से ये कैसा वेपन तैयार होता है। इवन मुझे भी नहीं पता है कि आखिरकार वेपन कैसे निकलेगा तुम्हारे हाथों से। मैं तो इस बात से भी श्योर नहीं हूँ कि वो चीज वेपन होगी भी या नहीं। जोसिन कहता है कि अगर तुम खुद श्योर नहीं हो तो आखिरकार तुमने ऐसा किया ही क्यों? मुझे लगा था कि तुम तो मेरे लिए वेपन बनाने ही नहीं वाले थे। तो रैन कहता है कि विट्रिया के क्लैन के और उसके साथियों को हराने के लिए तुम्हें एक ताकतवर वेपन की जरूरत तो पड़ेगी ही, और वैसे भी हमारा समय काफी जल्द खत्म होने वाला है। ये सुनने के बाद अर्थर अब काफी डर सा जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि अभी भी मेरे पास 2 साल बचे हैं, क्योंकि वॉर तो तभी होने वाली थी ना। जिस पर रैन कहता है कि लगता है कि अर्थर तुम्हें यह बात पता नहीं है, विजडम को थोड़े समय पहले ही अल्डीर की तरफ से मैसेज मिला है। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इस बात को बताने के लिए मैंने ना ही विजडम की परमिशन ली है और ना ही लॉर्ड इंद्रात की, पर मुझे लगता है कि इस बात के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लॉजिकल डिसीजन लो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी। और जो एक्लोराइट है वो भी काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अभी कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार उसे 1 साल लगेगा या फिर 5-20 साल लग सकते हैं अपने आप को एक वेपन बनाने में, पर फिर भी अर्थ वॉर के लिए तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना ही होगा। देखो अर्थ, मुझे तुम्हें यह बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी तक दुश्मनों की पूरी आर्मी तो नहीं आई है, पर फिर भी जो वॉर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये सुनने के बाद अर्थर अब बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। विजडम ने तो कहा था कि अभी तक मेरे पास 2 साल बचे हैं। तो रैन कहता है कि हाँ अर्थर, यही तो वॉर होती है। वॉर काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। जो सुनकर अब अर्थर तो सीधा जाने लगता है और कहता है कि अगर वॉर ऑलरेडी शुरू हो गया है तो यहाँ पर रहने का मतलब क्या है, मैं वापस जा रहा हूँ। वॉर शुरू हो गई है तो मुझे जाकर लड़ना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर वहां से जा ही रहा था, पर तभी रैन अपने गोलम का यूज करके उसके पैरों को वहीं पर पकड़ लेता है। रैन अब उसे कहने लगता है कि वहां पर डिकातन में जाने के बाद तुम करोगे क्या? तुम जब लड़ोगे अपने आप को फिर तुम शायद के हाथों मरवा लोगे। तो अर्थर कहता है कि मैं मरूंगा क्यों, आखिरकार मैंने इतने महीने एथर ऑर्ब के अंदर ट्रेनिंग करी है, यही तो कारण था मुझे यहाँ पर लाने का। जिस पर रैन कहता है कि हाँ, पर इतना काफी नहीं है। इस समय पर तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम एक रिटेनर के सामने भी नहीं जीत पाओगे। इसलिए अर्थर, मैं तुमसे 1 साल मांग रहा हूँ। अगर तुम मेरी 1 साल मदद लोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लड़ने लायक ताकतवर बन जाओगे और डिकातन के पास जीतने का एक चांस होगा। तो अब अर्थर के पास भी
और कोई भी चॉइस नहीं होती है। वह मान जाता है 1 साल यहाँ पर रुकने के लिए। इसके बाद हम लोग को अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। शायद से अब 1 साल पूरा बीत चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग फाइनली इतने समय बाद टेसिया को देख पा रहे हैं और पहले से ज़्यादा टेसिया इस बार ग्रो कर चुकी है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं ठर के लगूँ, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें अब दिखाया जाता है कि टेसिया यहाँ पर अपने दादाजी यानी कि वीरियन के साथ लड़ाई कर रही है। वो उनसे कह रही होती है कि मुझे भी लड़ाई करने दो, मैं लड़ सकती हूँ। वो यहाँ पर वॉर में जाने के लिए कह रही होती है अपने दादाजी वीरियन से, पर वीरियन मान ही नहीं रहा होता है। दूसरी तरफ अल्डीर भी टेसिया से कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारे दादाजी सही कह रहे हैं, तुम्हें बैटलफील्ड के अंदर भेजना अभी काफी ज्यादा रिस्की है और जरूरत भी नहीं है तुम्हें वहां पर जाने की। तो टेसिया को अब गुस्सा आ जाता है और अब वो कहने लगती है कि तो फिर मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। वैसे भी तुमने खुद कहा था कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। जिस पर अल्डीर कहता है कि हाँ, मैंने कहा था, पर इतना भी काफी नहीं है। ये सुनकर टेसिया और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब वो वहां से चली जाती है। जाते हुए वो दरवाजे को भी काफी जोर से बंद करके जाती है, जो देखकर अब वीरियन भी सोचने लगता है कि क्या ये मैंने सही किया कि मैंने टेसिया को बैटलफील्ड में नहीं भेजा। तो अब अल्डीर कहता है कि तुम्हें भी ऑलरेडी पता है कि टेसिया अर्थर के लिए कितनी ज्यादा कीमती है। इससे फर्क नहीं पड़ता हम लोग कब तक अर्थर को एपियोटस के अंदर रखते हैं, पर अगर अर्थर को पता चला कि टेसिया भी बैटलफील्ड में उतर गई है तो वो शायद वापिस आने का सोच लेगा और उसकी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। दूसरी तरफ अब वापिस से टेसिया को दिखाया जाता है, जो कि अब गेट के पास आ जाती है और अब वो गार्ड से गेट खोलने के लिए कहती है, पर अब गार्ड उसकी बात माने नहीं रही होती है और कहने लगते हैं कि हमें अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि कोई भी जाने वाला है, इसलिए हम लोग दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। वो अब दरवाजा खोल ही नहीं रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर लेंस वेरे आ जाती है और अब वो उन गार्ड से गेट खोलने के लिए कहती है। वो उन लोगों से कहती है कि टेसिया मेरे साथ काम करने के लिए जा रही है, इसलिए दरवाजा खोल दो। तो अब उन लोग को भी बात माननी पड़ती है और अब वो लोग अब दरवाजे को खोल देते हैं। जिसके बाद वो लोग अब टेलीपोर्टेशन गेट के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो जो बंदा होता है वो अब वेरे से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम लोग की डेस्टिनेशन कहाँ है, यानी कि तुम लोग को जाना कहाँ पर है। तो टेसिया कहती है कि हमें एटिस्टन सिटी के अंदर जाना है। तो वो गार्ड भी मान जाता है और अब उन लोग को भेजने वाला होता है। भेजने से पहले अब उन लोगों से कहता है कि क्योंकि तुम लोग को पता ही है कि हम पर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जब तुम वहां पर पहुंच जाओगे तो तुम लोग को अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। ये सुनकर अब टेसिया अब वेरे से पूछने लगती है कि क्या आप श्योर हो कि आप मेरे साथ आना चाहती हो मुझे बेबी सिट करने के लिए। तो वेरे भी कहती है कि हाँ, चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी प्रिंसेस केथलिन के साथ अपने लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है, तो मैं थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकती हूँ। ऑलराइट, तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो लेंस वेरे है वो केथलिन को ट्रेनिंग दे रही है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब एटिस्टिन के अंदर चले जाते हैं। टेसिया अब हम लोग को बताने लगती है कि जो एटिस्टिन जो कैपिटल है वो पहले इंसानों का कैपिटल हुआ करता था सैपिन कंट्री के अंदर। टेसिया ने स्कूल के अंदर सीखा था कि ये जो सिटी है ये वेस्टर्न कोस्ट के अंदर बनी है, जिसका मतलब है कि ये एल्फ और ड्वार्फ की कंट्री से काफी ज्यादा दूर है, साथ में बीस्ट ग्लेड से भी ये काफी ज्यादा दूर है। अब क्योंकि जैसे कि सभी लोगों को पता ही है कि जो वॉर है वो शुरू हो चुकी है, इस वजह से बीस्ट ग्लेड के आसपास के जितने भी कंट्री है वो लड़ रही है, पर जो एटिस्टिन सिटी है वो काफी ज्यादा दूर है बैटल से, इसलिए ये एक काफी अच्छी डिफेंसिव लोकेशन है। क्योंकि इसकी जो तीनों साइड है वो बॉर्डर हो रखी है, क्योंकि उसके तीनों साइड ही ओशन है। पर अब क्योंकि 1 साल पहले वॉर अनाउंस कर दी गई है, इसलिए जो किंग ग्लेडियर हैं यानी कि केथरीन और कर्टिस के फादर ने अनाउंस कर दिया है इस सिटी को रिबिल्ड कराने के लिए, क्योंकि ये जो सिटी है ये अल्करिया की आर्मी के अगेंस्ट लास्ट लाइन बनेगी डिफेंस की। हम लोग भी अब देख पाते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारे गार्ड्स खड़े हैं, जहाँ पर अब वेरे और टेसिया को छिपकर जाना पड़ रहा होता है। वेरे वहीं पर अब टेसिया से कहने लगती है कि अपनी तलवार को हमेशा यहाँ पर रेडी रखना। तो टेसिया कहती है कि ऐसा क्यों, तुम मेरे साथ हो तो मुझे लड़ने की क्या जरूरत है, तुम अपने आप ही संभाल लोगी। वैसे भी यह सिटी बैटल से काफी ज्यादा दूर है। तो वेरे कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर फिर भी वॉर के अंदर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है, तो हर समय तैयार रहना ही बेहतर रहता है। तो टेसिया भी मान जाती है और अब अपनी तलवार को रेडी रख लेती है। जिसके बाद अब टेसिया शहर में थोड़ा बहुत घूमने लगती है। घूमते हुए अब वो वेरे से कहती है कि तुमने कहा कि तुम केथलिन के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, वैसे वो लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान कैसा कर रहे हैं। तो अब वेरे बताती है कि बैरोन जो कि कर्टिस के साथ ट्रेन कर रहा है, उसने बताया है कि जो कर्टिस है वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड भी है और काफी हार्ड वर्किंग भी है, पर उसकी प्रोग्रेस काफी स्लो है। भले वो एक बीस्ट टेमर है, पर फिर भी उसके माना का जो कंपैशन है वो काफी एवरेज है।
दूसरी तरफ अगर हम लोग प्रिंसेस कैथरीन के बारे में बात करें तो उसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर चल रही है। मुझे हमेशा से बताया गया था कि जो कैथरीन है वो सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और अब पिछले 2 सालों में उसके साथ ट्रेनिंग करने के बाद मुझे पता चल गया है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो टेसिया कहती है कि लगता है कि तुम भूल रही हो, कैथरीन से ज़्यादा टैलेंटेड भी कोई और है। जिस पर वेरे कहती है कि हाँ माफ़ करना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि अर्थर भी तुम लोग की ही उम्र का है। अगर हम लोग यहाँ पर अर्थर की बात कर रहे हैं तो अर्थर तो सभी से ज़्यादा टैलेंटेड है। मुझे यहाँ पर तो उसके बारे में कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि असुराज के साथ ट्रेनिंग करने के बाद जब वो वापस आएगा तब वो कैसा बनेगा। मैं ये होप करती हूँ कि वो आर्मी से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो टेसिया भी कहती है हाँ, और अब वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि जो दुश्मनों की आर्मी है वो यहाँ तक पहुँच पाएगी, क्योंकि ये सिटी काफ़ी ज़्यादा लास्ट में आती है। ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि जो डायरेक्टर सिंथिया है उन्होंने कहा है कि जो अल्करिया है वो डिकाथन के वेस्ट के अंदर है। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि ये सिटी दुश्मनों के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो वेरे कहती है कि हाँ, लेकिन सिंथिया ने हमें ये भी बताया कि उन दुश्मनों के पास कोई भी ट्रांसपोर्ट करने का कोई भी फैक्टर नहीं है। मतलब उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका यूज करके वो लोग ओशंस को पार करके सभी सोल्जर्स को यानी कि 1000 सोल्जर्स को यहाँ तक ला सके। इसलिए वो लोग एक दूसरा मेथड ही यूज कर रहे हैं। वो मेथड है उस टेलीपोर्टेशन गेट के थ्रू आना, जो कि उन लोगों ने बीस्ट ग्रेड के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि जो विट्रा है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स को लेकर आ जाए और डंजन और मेज के अंदर छुपा कर रख दे, और जब वो सभी लोग एकदम से सभी रेडी हो जाएंगे तभी वो लोग एक बारी में ही हमला कर सकते हैं। जो सुनकर अब टेसिया भी कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलने के बाद अब टेसिया सोचने लगती है कि हम लोग को दुश्मनों के बारे में जो कुछ भी पता है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टर सिंथिया की तरफ से ही मिली है। जो अल्डीर है उसने सिंथिया के ऊपर से कर्स को हटा दिया था, इसी वजह से वो हमें दुश्मनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाए। पर फिर भी इंफॉर्मेशन देने के बाद सिंथिया बेहोश हो गई, यानी कि उसके बाद वो कोमा में चली गई। इस वॉर की वजह से मेरा और मेरे ग्रैंडपा के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी खराब हो रहा है। पर अगर देखा जाए तो मेरे दादाजी भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो और काउंसिल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो लोग फ्रंट को मजबूत रख सकें। और क्योंकि डवाफ के राजा और रानी दोनों ही मर गए हैं, इस वजह से डवाफ ने एक रेबिलियन कर दिया है, यानी कि आंदोलन कर दिया। इस वजह से काउंसिल का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उन्हें डवाफ के साथ वापस से दोस्ती बनाने के अंदर टाइम लग रहा है। साथ में काउंसिल को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि वॉर में अपनी आर्मी को कैसे कैसे मिलिट्री के एक्शन दें। सभी लोग काफ़ी स्ट्रेस में हैं। देखा जाए तो वैसे मेरी भी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी खासी चली रही है। टेसिया अब ये सब कुछ सोच कर जा ही रही थी, पर तभी अचानक से वहाँ पर आकर उससे कोई टकरा जाता है। तो टेसिया भी अब एकदम से अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और वो उस पर्सन को पकड़कर नीचे गिरा देती है। हम लोग अब देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये तो एमिली है। एमिली अब टेसिया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिसके बाद अब टेसिया एमिली से माफी मांगती है उसे इस तरीके से नीचे गिराने के लिए। वो कहती है कि माफ करना, तुम अचानक से आ गई तो मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लग गई। जिस पर एमिली कहती है कि नहीं नहीं, आपकी कोई भी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मैं ही एक ही बारी में इतने सारे कागजों को उठाकर लेकर जा रही थी तो मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कहती है कि माफ करना, मेरे पास यहाँ पर बातें करने का समय नहीं है, मुझे अब जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी घबराते हुए वहां से जाने लगती है। वहीं पर उसे इस तरीके से घबराता हुआ देख टेसिया कहती है कि आखिरकार क्या हुआ। तो अब एमिली बताती है कि ये पेपर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्टर जीडियोन ने भी काउंसिल से मदद मांगी है एक लेंस को भिजवाने के लिए, मतलब जीडियोन ने एक लेंस को बुलाया है। जो सुनकर टेसिया कहती है कि क्या ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं। तो एमिली भी मान जाती है और अब सभी लोग एक साथ चलने लगते हैं जीडियोन के पास जाने के लिए। टेसिया अब ये नोटिस करती है कि जो एमिली है वो काफ़ी ज़्यादा उदास सी लग रही होती है, जो देखकर टेसिया अब उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बात करने लगती है। टेसिया अब उससे पूछती है कि आखिर तुम और प्रोफेसर जीडियोन आखिरकार इस समय पर कर क्या रहे हो हाल फिलहाल में। काफ़ी समय से वैसे तुम्हें कैसल में देखा नहीं है। जिस पर अब एमिली कहती है कि जीडियोन को प्रोफेसर मत बुलाओ, वो पागल सा साइंटिस्ट है, देखकर कभी नहीं लगता है कि वो इस जनरेशन का फ्यूचर है। वो अजीब अजीब इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है कि लैब में बार बार धमाका हो जाता है, इस वजह से पूरी जगह ही टूट जाती है। मुझे बार बार उसे वहाँ से निकालना पड़ता है। ये सुनकर अब टेसिया भी हंसने लगती है। तो अब एमिली कहती है कि तुम अपने बारे बताओ, आखिरकार तुम हाल फिलहाल में क्या कर रही हो। तो अब टेसिया कहती है कि मैं तो काफ़ी बुरी हूँ, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि इस तरीके से मुझे हमेशा कैसल में बंद रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग लगता है मुझे वहाँ पर। इस पर एमिली भी कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हॉल वहाँ के काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और सीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है।
वैसे मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मुझे जीडियोन के साथ बंद रहना पड़ता है। इस पर टेसिया कहती है कि हाँ, मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल है, मुझे असुरास के साथ कैसल में बंद रहना पड़ रहा है। इसी तरीके से वो लोग अपनी परेशानियों के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी एमिली अब टेसिया से कहती है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर को हमेशा इतना परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ज़ायरस एकेडमी का इंसिडेंट हुआ था तब तुम्हारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, जो देखकर तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे दादाजी तब से तुम्हारी काफ़ी चिंता करते हैं। तो अब टेसिया भी कहती है कि हाँ, मुझे पता है, पिछले कुछ साल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहे हैं। हर दिन ट्रेनिंग करना ही मेरे लिए एक ऐसा तरीका रहा है ये अश्योर करने के लिए कि मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर बन रही हूँ। पर जब मैंने हाल फिलहाल की न्यूज़ सुनी कि दुश्मनों की फोर्स ने 20 ग्रेड के अंदर हमला कर दिया, तो मैं ये विश कर रही हूँ कि काश मैं ऑलरेडी बैटलफील्ड में होती और उनसे लड़ रही होती। जो सुनने के बाद अब एमिली कहती है कि अर्थर का वैसे क्या हुआ, क्या उसके बारे में कोई न्यूज़ है? तो टेसिया कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि अल्डीर बार बार रिपीट करता रहता है वही सेम बात को जब भी मैं अर्थर के बारे में पूछती हूँ। तो एमिली कहती है हाँ, मुझे पता है। वो दोनों ही अब कहने लगते हैं कि जब भी हम लोग अल्डीर से पूछते हैं अर्थर के बारे में, तो वो बस हमें ये बताता है कि अर्थर बस ट्रेनिंग कर रहा है, उसके अलावा वो हमें कुछ बताता ही नहीं है। इसी तरीके से वो लोग अब हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, पर इतने में ही अब एमिली अब पूछने लगती है कि लेकिन अब फिर इलाइजा का क्या हुआ, क्या उसके बारे में कुछ पता है? ये सुनकर अब टेसिया भी थोड़ी बहुत सीरियस हो जाती है और अब वो कहती है कि नहीं, इलाइजा के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है। वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा समय बीत चुका है, पर अभी तक मुझे समझ नहीं आया है कि वो लोग उसे जिंदा पकड़कर क्यों लेकर गए हैं। मुझे बस इतना पता है कि इलाइजा बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो लोग उसे पकड़कर ले गए। इस तरीके से टेसिया को उदास देखकर एमिली अब उसे कहने लगती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। पर इससे पहले कि अब वो टेसिया को समझा पाती, इतने में ही वहाँ पर वैरे उन लोगों को कहती है कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। ये डेस्टिनेशन और कोई नहीं बल्कि ये तो जीडियोन की लैब होती है, जहाँ पर एमिली अपनी पावर का यूज करके अब दरवाजे को खोल देती है। अंदर आने के बाद टेसिया अब अपनी नाक को पकड़ लेती है और कहती है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो एमिली कहती है कि बदबू नहीं है, इस जगह पर काफी सारे अलग अलग मिनरल्स और मटेरियल्स, उन्हें मेल्ट किया जाता है या फिर रिफाइन किया जाता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अलग अलग स्मेल देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने के बाद अब उन लोगों को जीडियोन की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने साथियों को डांट रहा था। जीडियोन का बटलर भी वहाँ पर आ जाता है और अब वो एमिली का स्वागत करता है यहाँ पर काफी जल्दी आने के लिए, और कहता है कि अच्छा किया आप काफी जल्द आ गए हो, क्योंकि जीडियोन वेट ही कर रहा था ये रिपोर्ट्स के आने का। तो अब एमिली भी कहती है कोई बात नहीं, वैसे क्या ये बता सकते हो कि ये रिपोर्ट्स किस चीज की है? वो अब बताने वाला था, पर इतने में ही वहाँ पर जीडियोन आ जाता है, जो कि अब उन रिपोर्ट्स को एक एक करके पढ़ने लगता है। एमिली भी पूछने लगती है कि आखिरकार इन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है, पर जीडियोन उसे कुछ भी बताता नहीं है। वो लगातार अब उन रिपोर्ट्स को पढ़ ही रहा होता है। कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद अब जीडियोन काफी परेशान लग रहा था। इसके बाद अब वो वैरे से कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी काउंसिल को रिक्वेस्ट मांग ली है एक लेंस की, पर अब क्योंकि तुम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हो तो बेनिफिशियल यही रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ आओ तो वैरे कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैसे हम लोग को जाना कहाँ पर है? तो जीडियोन बताता है कि हम लोग ईस्टर्न कोस्ट में जा रहे हैं, यानी कि बीस्ट ग्लेड के नॉर्दर्न बॉर्डर में। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब काफी हड़बड़ी में घोड़े पर अब उसी जगह पर जा रहे होते हैं। टेसिया भी अब वहीं पर बैठकर सोच रही होती है कि ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से प्रोफेसर जीडियोन इतनी ज्यादा जल्दबाजी में है। वो लोग अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जीडियोन अब सभी लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, सभी लोग यहाँ पर अलर्ट रहना। तो सभी लोग भी अब मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग अब जैसे आगे पहुंचते हैं, वो सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बोट होती है, या फिर तुम कह सकते हो कि ये एक काफी बड़ी शिप है। उसे देखकर टेसिया पहचान जाती है और कहती है कि ये तो डिकाथियस है। इसके बाद हम लोग को अब थोड़े बहुत पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिससे कि हमें ये समझ आ जाए कि आखिरकार ये डिकाथियस है क्या। अगर तुम लोग को काफी सालों पहले की चीजें याद हो तो अर्थर ने तुम लोग को याद ही होगा कि जीडियोन को एक नक्शा दिया था, यानी कि शिप को बनाने का एक ब्लूप्रिंट दिया था, वो भी अपने पास्ट लाइफ की नॉलेज का यूज करके, कि इंजन का यूज करके तुम लोग दुश्मनों के पास यानी कि ओशन को पार करके जा सकते हो। और अर्थर के ब्लूप्रिंट के हिसाब से जीडियोन ने वहाँ पर एक शिप तैयार कर दी थी और उसी ही शिप को नाम मिला था डिकाथियस। और क्योंकि ये एक पहली शिप थी जो कि आज तक क्रिएट की गई थी, इसलिए सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान है इस शिप को देखकर। पर अब गौर से देखने के बाद अब टेसिया कहती है कि एक सेकंड, ये तो डिकाथियस है ही नहीं, है ना? मैं जीडियोन अब उसी शिप को देखकर कहता है कि ये तो उससे भी बुरा है, जिस पर टेसिया कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? पर जीडियोन अब उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो अब सीधा उस शिप के अंदर जाने लगता है।
अंदर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि ये शिप तो टूटी हुई है। देखकर लगता है कि इस शिप के ऊपर बाइट मार्क है, वो भी काफी बड़े, जो देखकर वो लोग अब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जिसके बाइट के निशान इतने ज्यादा बड़े हैं। अंदर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि इस शिप के अंदर तो कोई भी इंसान नहीं है। वो लोग अब देखते हैं कि ये जगह यानी कि ये जो शिप है इसके अंदर काफी ज्यादा ही कमाल कमाल की चीजें बनी हुई हैं, जो देखकर अब टेसिया भी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि आखिर ये डिकाथियस नहीं है तो आखिरकार ये है क्या। जिडियोन के अलावा ऐसी कोई चीज को आखिरकार कैसे बना सकता है, और आखिरकार अगर इस शिप के ऊपर लोग थे तो आखिर वो कहां पर गए। तभी अब वेरे बताती है कि यहाँ पर की चीजों को जानबूझ के तोड़ा गया है जिससे कि कोई भी पता ना चला पाए कि आखिरकार ये शिप कहां से आई है। तो टेसिया कहती है कि लगता है कि जो कोई भी इस शिप पर था वो नहीं चाहता है कि हम लोग जाने कि आखिरकार वो कौन है। तो अब एमिली कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिडियोन की जो शिप का जो प्लान था यानी कि जो ब्लूप्रिंट था वो लीक हो गया हो, उसके दुश्मन ने ऐसा कर दिया हो और एक ऐसी ही शिप तैयार कर दी हो। तो जिडियोन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी जो शिप थी वो कुछ ही हफ्तों पहले ही ओशन में निकाली गई है, तो इतनी जल्दी कोई हमारी जैसी शिप को तैयार ही नहीं कर सकता है। ऊपर से हमें शिप के बारे में पता ही नहीं चलता अगर कुछ एडवेंचरस का ग्रुप यही आसपास से जा नहीं रहा होता तो वो लोग अब पूछने लगते हैं कि तो फिर आखिरकार उन लोगों का क्या हुआ जो कि इस शिप पर थे, कहीं वो लोग डूब तो नहीं गए। तो जिडियोन कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, कम से कम किसी को तो बचना चाहिए ना। पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी बचा नहीं है, ना ही कोई भी एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। इसका यही मतलब हो सकता है कि जो कोई भी इस शिप पर था वो नहीं चाहता था कि हम लोग इस शिप को देखें, और ये भी नहीं चाहता था कि हम लोग ये देखें कि आखिरकार इस शिप के अंदर क्या था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं वो अब कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी वेरे कहती है कि जब मैंने सबसे पहली बार इस शिप को देखा तब मैंने एक अंदाजा लगाया, तो मैं साथ बात करके मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरा अंदाजा सही है या फिर गलत है। तो अब जिडियोन भी अब समझ जाता है कि वेरे आखिरकार क्या अंदाजा लगा रही है। वो कहता है कि रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मैं भी यही दुआ कर रहा था कि तुम्हारा और मेरा अंदाजा गलत हो, पर अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि हमारा जो ओरिजिनल क्रू था जो कि डिकाथियस पर था वो लोग वापस आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगा। पर इस शिप को एग्जामिन करने के बाद मैं श्योर हूँ कि ये वाली शिप हमारी नहीं है, और अच्छे से चेक करने के बाद मुझे पता चल गया है कि ये शिप तो डिकाथन की है ही नहीं। जो सुनकर अब एमिली घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा मत कहो। अब जिडियोन कहता है कि नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ अब, क्योंकि हमें ये बात पता चल चुकी है कि ये शिप हमारी डिकाथन की नहीं है, इससे वॉर का जो पूरी डायरेक्शन है वही बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाली जो शिप है ये और किसी की नहीं बल्कि अल्क्रिया के लोगों की है, और अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब है कि उन लोगों ने एक ऐसी शिप तैयार कर दी है जिसकी वजह से वो लोग अपने सोल्जर्स को ओशन के पार यानी कि हमारे यहाँ डिकाथन में भेज सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि दुश्मन यानी कि अल्क्रिया के लोग डिकाथन के अंदर इसी शिप के जरिए पहुंच चुके हैं। ये बात सुनने के बाद अब सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और होना भी चाहिए यार, क्योंकि इन लोगों को लगा था कि अगर ये लोग एक शिप तैयार कर लेंगे तो इन लोगों के पास एडवांटेज होगा, ये लोग सीधा दुश्मनों के पास जाकर हमला कर देंगे। पर अब इन्हें ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि दुश्मन तो इनसे 2 कदम आगे है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि दुश्मनों के बारे में यही न्यूज अब जिडियोन को पता चलती है। वो अब कहने लगता है कि जितनी चीजें भी हो रही है वो हमारे हिसाब से भी काफी ज्यादा तेज हो रही है। इसका ये मतलब है कि हम लोग अच्छे तरीके से तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ अब ब्लेन को भी दिखाया जाता है। वो अब जिडियोन से कहने लगता है कि जो बात तुम हमें बता रहे हो क्या तुम श्योर हो कि ये सच है। तो जिडियोन कहता है कि हाँ, इस बात का बस मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि वो जो शिप है वो अल्क्रिया के लोगों की है, ये बस मेरा अंदाजा है। पर इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूँ कि वो जो शिप है वो हमारे डिकाथन की नहीं है। जिस पर अब प्रिसुला कहती है कि आखिर तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो शिप डिकाथन की नहीं है। तो जिडियोन कहता है कि जो शिप मैंने तैयार करी थी मुझे उसका काफी ज्यादा घमंड था, मतलब मुझे प्राउड था अपने आप पर कि मैंने एक कमाल की चीज बनाई है। मैं चाहता था कि लोग जाने कि ये मेरी क्रिएशन है, इसलिए मैंने अपनी शिप के ऊपर अलग अलग जगह पर सिग्नेचर किए थे, तुम कह सकते हो कि एक मार्क के तौर पर हमें ओशन के किनारे जो शिप मिली है उसके ऊपर वो मार्क नहीं थे, और ऊपर से उस शिप का जो फ्रेम जो कंस्ट्रक्टेड हो रखा था वो भी एक दूसरे ही मिनरल से किया गया है उसका कंस्ट्रक्शन। ये सुनने के बाद ब्लेन को और भी गुस्सा आ जाता है, जो देखकर वीरियन अब उसे शांत कराता है।
तो अब ब्लेन कहता है कि आखिर ऐसे मोमेंट पे मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं। माफ करना, पर ये जानने के बाद मैं शांत नहीं हो सकता हूँ कि हमारे दुश्मनों के पास भी एक बैटल शिप है, यानी कि वो लोग केपेबल है हमारे पास 1000 सोल्जर्स और मेजिस भेजने के। हमें तो उल्टा दिक्कत हो रही थी बीस्ट ग्लेड में उन्हें ढूंढने के लिए, और अब तो वो लोग शिप के जरिए भी आ गए हैं। सिचुएशन तो हमने जितनी सोची थी उससे भी ज्यादा बिगड़ गई है। ब्लेन को इतना ज्यादा बोलता हुआ देख अब वहाँ पर अल्ड्यूरो से शांत कराता है, और अब वो वेरी से कहता है कि आखिरकार इस मैटर पे तुम्हारा क्या थॉट है। तो वेरी कहती है कि मुझे डिकातियस के कंस्ट्रक्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर फिर भी उस शिप पर कोई भी एविडेंस नहीं मिले, इसलिए मैं भी जिडियोन की बात से एग्री करती हूँ। जो कुछ भी उसने कहा है मुझे भी वो सच लग रहा है। तो अब प्रिसुला कहती है कि क्या पता ये सब कुछ बस एक ट्रैप हो, क्या पता दुश्मन चाहता हो कि हम लोग अपनी आर्मी को आधा करके 20 ग्लेड से हटाकर सीधा वहां पर ले जहां पर हम लोग को वो शिप मिली। ऐसे करके उन लोग को मौका मिल जाएगा। असलियत में वो लोग 20 ग्लेड में छुपे होंगे, और क्योंकि हमारी आर्मी वहां पर कम होगी तभी वो लोग वहां से हमला कर देंगे। तो अल्डविन कहता है कि अगर अल्क्रिया हमारी फोर्स को डिवाइड करना भी चाहते थे तो चीजें तब सेंस बनाती जब वो लोग उस शिप को वेस्टर्न कोस्ट के कहीं पर आसपास रखते, जहां पर हम लोग को वो शिप मिलना काफी आसान होता। पर वो शिप भी तो हमें काफी मुश्किल से मिली है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग को ये रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं। क्या हम लोग अपनी आर्मी को डिवाइड करके वहां पर भेजे जहां पर हम लोग को वो शिप मिली है। ऐसा बोलने के बाद अल्डविन अब कहने लगता है कि सिंथिया को भी यही लग रहा था कि जो उसके जो लोग हैं, यानी कि जो अल्क्रिया के लोग हैं, वो अपनी आर्मी को 20 ग्लेड के अंदर से ही भेजेंगे। पर हम लोग काफी बेवकूफ हैं। हमें ही लगा था कि विट्रा के पास सिर्फ एक ही प्लान होगा यहाँ पर आने के लिए। अब हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हमें दोनों तरफ से ही लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पर उससे पहले हम लोग को ड्वार्फ की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस समय पर ड्वार्फ का कोई भी लीडर नहीं है। इस वजह से ड्वार्फ हमारी मदद ही नहीं करेंगे। वैसे भी हमारे पास काफी ज्यादा कम सोल्जर्स है और काफी कम मेजिस हैं। ये सुनने के बाद ब्लेन अब मेरियल और अल्डविन से कहता है कि अगली बार जब तुम ड्वार्फ की किंगडम में जाओगे विजिट करने के लिए, तो मुझे और प्रिसुला को भी तुम्हारे साथ आने देना। हमें वेस्टर्न कोस्ट के आसपास की सिटी को फोर्टिफाई करना होगा, यानी कि उन लोगों को हमले के लिए तैयार करना होगा। ये सुनने के बाद वीरियन भी सोचने लगता है कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं। अगर हम लोग को इस वॉर में जीतना है तो हम लोग को ड्वार्फ की भी मदद लेनी होगी। अगले सीन में अब वीरियन अकेले अपने रूम में बैठा होता है, और अब वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि अल्क्रिया के पास भी ऐसी चीज होगी जिसका यूज करके वो लोग ओशन को पार करवा के अपने सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यहाँ तक। और अब तो टेसिया ने भी उस शिप को देख लिया है, इसलिए अब टेसिया को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ पर अब टेसिया आ जाती है, और अब वो अब वीरियन से कहती है कि वेरे ने कहा कि आप मुझे बुला रहे हो। तो वीरियन भी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसे बोलने के बाद अब वीरियन टेसिया को अब से 5 दिन पहले की बैटल की रिकॉर्डिंग दिखाता है। वहाँ पर अब टेसिया देखती है कि जो दुश्मन है वो हमारे सोल्जर्स को काफी ज्यादा बेरहम तरीके से मार रहे हैं। टेसिया अब साफ साफ देख पा रही होती है कि आखिरकार इस बैटल में कितना ज्यादा खून खराबा होता है और कितना ज्यादा इसमें खतरा है। टेसिया को इतना घबराता हुआ देखकर वीरियन उसे बताता है कि हमने डंजन के अंदर 400 सोल्जर्स को भेजा था, जिसमें से हमने 200 सोल्जर्स को खोया और 20 मेजिस को खोया। तो अभी सिर्फ एक ही बैटल में मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने उन लोगों को ऑर्डर दिया था वहाँ पर जाने के लिए, और अब वो लोग मर चुके हैं। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। ऐसा बोलने के बाद अब वीरियन कहता है कि वॉर बस ऑलरेडी शुरू ही हुई है। इस वॉर में मैंने ऐसी चॉइसेस ली है जिन्हें मैं कभी भी बदल नहीं सकता हूँ। मेरी वजह से ही ये सोल्जर्स मारे गए हैं। इस चीज के लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ। और ऊपर से एक ग्रैंडपा होने के नाते मैं काफी ज्यादा सेल्फिश हो रहा था। मैं तुम्हें बैटल ग्राउंड में इसलिए नहीं भेजना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ, पर ऐसा करना काफी ज्यादा सेल्फिश है क्योंकि तुम एक बैटल फील्ड में काफी ज्यादा एक कमाल की एसेट हो। मुझे कोई भी शक नहीं है कि तुम एक काफी कमाल की टैलेंटेड मेज हो, और ऊपर से तुमने 2 साल ट्रेनिंग भी करी है। तो इस बैटल में तुम काफी ज्यादा मदद कर सकती हो, पर फिर भी एक गलती होने के बावजूद मैं तुम्हें खो सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अब तक मना कर रहा था बैटल में पार्टिसिपेट ना करने के लिए। टेसिया, तुमने ऑलरेडी देख लिया है कि बैटल के अंदर तुम्हें क्या क्या सहन करना पड़ सकता है, तो क्या फिर भी ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? जिस पर टेसिया कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनने के बाद वीरियन अब उसे एक तलवार पकड़ा देता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो प्रूव करो कि तुम इस लायक हो। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब वीरियन और टेसिया के बीच में लड़ाई होने वाली है। हम देखते हैं कि इस फाइट में स्टार्टिंग से दोनों ही सीरियस है। वीरियन भी अपनी फॉर्म बदल लेता है और टेसिया भी। वो दोनों ही अब हमला करना शुरू कर देते हैं। हम लोग अब देख पा रहे होते हैं कि वीरियन तो अब टेसिया के ज्यादातर अटैक्स को डॉज कर रहा है, पर टेसिया भी कुछ कम नहीं होती है। उसकी भी स्पीड काफी तेज होती है। वो अब वीरियन के पास एकदम से पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, पर इसके बारे में वीरियन को पता चल जाता है और वो उसके अटैक को रोक लेता है।
टेसिया के अटैक को रोकने के बाद वीरियन टेसिया के हाथ को पकड़ लेता है और उसे काफी जोर से जमीन में दे मारता है। पर इससे पहले टेसिया पूरी तरह से नीचे गिरती तभी टेसिया अपने वाइन की पावर का यूज करके अपने आप को पकड़ लेती है और जल्दी से अपने आप को खड़ी करके आगे बढ़ती है। ये देखकर वीरियन भी काफी इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम तो अपने बीच व्हील को पहले से काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रही हो। इस पर टेसिया भी कहने लगती है कि हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को फिर से और ज्यादा तरीके से यूज करने लगती है। टेसिया अपने वाइन्स के अंदर वैसे ही पहले जैसे फंस जाती है जैसे पहले वो फंस गई थी और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ये देखकर अब वीरियन घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं टेसिया फिर से आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग अब देखते हैं कि टेसिया तो सही में अपने बीच व्हील को अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है और अब अपने पावर का यूज करके दो कमाल की तलवार बना देती है और अपने दादाजी को कहती है कि तैयार हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो वीरियन के ऊपर लगातार काफी सारे हमले करने लगती है पर अब वीरियन भी कम नहीं होता है। वो भी अब टेसिया के ऊपर लगातार काउंटर हमले कर रहा होता है जिस वजह से हम लोग अब देख पा रहे हैं कि वो दोनों ही घायल हो रहे होते हैं। जिसके बाद अब टेसिया मौका ढूंढने के बाद अब एक और हमला करने वाली होती है पर ये चीज वीरियन देख लेता है और अब वो एकदम से लात मार के उसे पीछे कर देता है और अब जैसे टेसिया का बैलेंस बिगड़ जाता है वीरियन जाकर अब उसे पकड़ देता है और नीचे गिरा देता है। यानी कि इस लड़ाई को टेसिया हार चुकी है। ये सब कुछ अब देखने के बाद अब टेसिया खड़ी होती है और अब वो खड़ी होकर कहती है कि माफ करना दादाजी, मैं हार गई। मैं आपके ऊपर एक डायरेक्ट हमला तक नहीं कर पाई। वहीं पर अब ये सुनने के बाद वीरियन कहता है कि बैटलफील्ड में तुम मुझे दादाजी नहीं बल्कि तुम मुझे कमांडर बुलाओगी। यानी कि वीरियन तैयार हो चुका है टेसिया को बैटलफील्ड में भेजने के लिए। ये सुनने के बाद अब टेसिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब अपने दादाजी का शुक्रिया करने लगती है। लेकिन पर अब उसके दादाजी कहते हैं कि लेकिन फिर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तुम्हें सबसे पहले अपने पेरेंट्स से जाकर बातों को कंफर्म करना होगा। उसके बाद तुम्हें अपने लीडर्स की बात भी माननी होगी और अगर तुम्हारे टीममेट्स को लगा कि तुम अपने आप को संभाल नहीं सकती हो तो मैं इमीडिएटली तुम्हें टीम से निकाल दूंगा। इसी तरीके से वीरियन अब उससे अपनी शर्तें बता ही रहा होता है पर अब टेसिया तो सारी बातों को एग्री कर रही होती है और कहती है कि बिल्कुल ठीक है। पर अब वीरियन उससे एक सीरियस बात कहता है। वो कहता है कि कोशिश करना कि तुम एक ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाओ जहां पर तुम्हें अपने सेकंड फेज को यूज करना पड़े क्योंकि तुमने अभी तक उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं सीखा है। तो टेसिया भी कहती है कि हाँ मुझे पता है, अल्डीर ने भी मुझे ऑलरेडी ये बात कही है। उसने कहा है कि जो बीच व्हील मेरे साथ है वो काफी अलग है। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा आखिर क्यों है। पर आप चिंता मत करो, मैं अपना कोशिश करूंगी पूरा बेस्ट देने की। अब मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स को ढूंढने। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जा ही रही होती है पर तभी अचानक से अब उसके दादाजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से अब तुम मेरी पोती नहीं हो। अब तक मैं ऐसे एक्शंस ले रहा था जिससे कि तुम खुश रहो और तुम सेफ रहो, पर अब तुम एक सोल्जर बन चुकी हो तो मैं तुम्हें एक सोल्जर की तरह ट्रीट करूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ऑर्डर्स मैं दे रहा हूँ या फिर तुम्हारा कोई और जनरल। तुम्हें बस अपने दिमाग में यही बात को रखना है कि जो ऑर्डर तुम्हें दिया गया है वो डिकातन की भलाई के लिए दिया गया है, ना कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक फाइनल वार्निंग है। जो सुनने के बाद टेसिया अब उसे गले लगा लेती है और कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं सारी बातों को समझ गई हूँ कमांडर। ऐसा बोलने के बाद वो सल्यूट करती है और कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं एक कमाल की सोल्जर बनूंगी और सब कुछ करूंगी इस कंट्री के लोगों को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद अब दादाजी सोचते हैं कि मुझे इस चीज की तो चिंता है। जिसके बाद अब टेसिया वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग वीरियन को देखते हैं जो कि सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आ जाता है। वहीं पर ही सिंथिया को रखा गया है। वहाँ पर आना नाम की लड़की सिंथिया का ख्याल रख रही है। वीरियन पूछने लगता है कि सिंथिया कैसी है तो आना बताती है कि अगर सिंथिया की फिजिकल स्टेट की बात करें तो वो ठीक है, पर लेकिन चाहे हम लोग कुछ भी कर ले सिंथिया उठ ही नहीं रही है। ऐसा बोलने के बाद अब आना कहती है कि आप लोग बातें करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब आना वहाँ से चली जाती है। आना के जाने के बाद वीरियन वहाँ पर बैठ जाता है और अब वो सिंथिया से कहने लगता है कि मेरी पुरानी दोस्त तुम कैसी हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात पता है या फिर नहीं, पर दुश्मन की आर्मी कैपेबल है शिप बनाने के लिए और शायद से उसी का यूज करके वो हमारे पास हजारों सोल्जर्स को भेज रहे हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें इसके बारे में पता है या फिर नहीं, क्योंकि जब हम लोग डिकातियस को बना रहे थे तब तुम हमारे साथ ही थी। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर एक न्यूज देने के लिए आया हूँ जिसे सुनकर तुम विश्वास ही नहीं करोगी। मैंने अभी टेसिया को परमिशन दी है बैटल में जाने के लिए। मैं श्योर हूँ कि तुम अगर मेरे इस डिसीजन को सुनोगी तो तुम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगी।
मैंने उसे ये भी कहा कि मैं उसे एक सोल्जर की तरह ट्रीट करूंगा, ना कि अपनी पोती की तरह। इतनी बकवास बातें करता हूँ ना मैं। ऐसा बोलने के बाद अब वीरेन हंस तो रहा था, पर अब वो उदास हो जाता है और कहता है कि लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो कहता है कि मुझे पता है कि टेसिया बैटल के अंदर जाकर डिफरेंस लाना चाहती है। वो काफी जिद्दी है, वो मेरी बात कभी भी नहीं मानेगी। अगर मैं उसे कहूंगा यहाँ पर रुकने के लिए तो वो नहीं रुकेगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर वो इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेगी तो कम से कम उसको सुपरवाइज तो किया जाए। पर फिर भी सिंथिया, ये सब कुछ मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं अपने चाहने वालों को कुछ भी नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने राजा होने से गिव अप कर दिया था। पर अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी गई है वो एक राजा से भी बड़ी है। इस समय पर अल्डीर मेरी ट्रेनिंग करवा रहा है और वो ये मेक श्योर कर रहा है कि मैं इमोशनली, मेंटली और फिजिकली तैयार रहूं एक वॉर को लीड करने के लिए। मैं काफी ज्यादा बेकार पर्सन हूँ। आखिर ऐसा कौन सा दादा होता है जो कि अपनी पोती को बैटल में भेजता है? वैसे देखा जाए तो बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे कि ब्लेन, अल्डविन, मेरियल, प्रिस्ला, सभी लोग मदद कर रहे हैं जितना उनसे हो सके। पर अगर अंत में देखा जाए तो सभी लोग मुझसे ही परमिशंस और ऑर्डर्स मांगते हैं, क्योंकि अल्डीर ने मुझे लीडर बनाया है तीनों फोर्सेस की मिलिट्री का, यानी कि ड्वार्फ, इंसान और एल्फ का जितनी भी मिलिट्री फोर्स है उनका लीडर विरियोन है। ऐसा बोलते बोलते अब विरियोन रोने भी लगता है और कहता है कि सिंथिया, मैं अपनी वाइफ से ज्यादा लंबा जी लिया हूँ। मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे या फिर पोती मरे। ऐसा बोलने के बाद वो सिंथिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माफ करना, मैंने तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगी। मुझे शुरू में लगा तो था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम्हें भी पता था ना कि लॉर्ड अल्डीर ने तुम्हारे ऊपर से पूरा कर्ज नहीं हटाया। तुम्हें पता था कि अगर तुम अल्करिया या फिर विट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बताओगी तब तुम मारी जा सकती हो। मैंने भी ऐसा सेंस कर लिया था कि ऐसा हो सकता है, पर फिर भी मैंने तुम्हें रोका नहीं। मैं बस चाहता था कि हम लोग वॉर में जीत जाएं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। इस चीज के लिए मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरे जानते हुए भी तुम्हारी ऐसी हालत हुई। हम लोगों ने एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था और फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा होने दिया। हम लोग को अब थोड़ा बहुत पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सिंथिया और जो विरियोन है वो काफी सालों पहले जब जवान थे वो आपस में दोस्त रह चुके हैं। विरियोन अब सिंथिया से कहने लगता है कि अभी भी काफी सारे लोग हैं जो कि तुम्हें एक स्पाई मानते हैं, पर मैं कभी भी तुम्हें एक स्पाई नहीं मानूंगा, क्योंकि तुमने हमारी मदद करने के लिए तुम अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हो गए, यानी कि अल्करिया के लोगों के खिलाफ। तुम्हारी ये चॉइस तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। असली वॉर काफी जल्द शुरू होने वाली है। मेरी दोस्त, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर काफी समय तक आ नहीं पाऊंगा, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो मैं अपनी पावर का अच्छे तरीके से यूज करूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा तुम्हें उठाने के लिए। तब तक के लिए यहाँ पर आराम से रेस्ट करना। अगले सीन में हम लोग को अब कुछ और समय बाद का सीन दिखाया जाता है। शायद से कुछ महीने बीत चुके हैं। हम लोग को यहाँ पर बीच ग्लेड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को टेसिया की टीम को दिखाया जाता है। जी हाँ गाइस, टेसिया ने एक टीम को ज्वाइन कर लिया है और वो इस टीम की लीडर भी है। इस टीम के अंदर अलग अलग लोग हैं, जैसे कि एक बंदे का नाम है डार्वस और वो अपने वेपन का यूज करके एक ही बारी में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। पर अब एक मॉन्स्टर छुपके से उसके ऊपर हमला करने वाला ही था, पर इतने में टेसिया वहां पर आकर उसे बचा लेती है। तभी अब वहां पर वो लोग देखते हैं कि और भी काफी सारे दुश्मन आ चुके हैं, जो देखकर वो लोग पीछे हो जाते हैं। वहीं पर डार्विस अब एक और बंदे से कहता है जिसका नाम स्टैनर्ड है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें इन मॉन्स्टर्स के झुंड का लीडर मिला अभी तक? जिस पर वो कहता है नहीं। इस वजह से अब उन सभी लोगों को अब वापस से उन दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, पर अब दुश्मन काफी ज्यादा होते हैं। ये देखकर कार्या अब टेसिया से कहती है कि शायद से अब हम लोग को पीछे चले जाना चाहिए, हम इन्हें अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं। जिस पर टेसिया भी कहती है कि हाँ, हम लोग तो बस यहाँ पर स्काउटिंग करने के लिए आए थे, इसलिए चलो पीछे चलो। तो वो सभी लोग भी अब वहां से भागने लगते हैं, पर अभी भी वो दुश्मन उन लोग का पीछा कर रहे होते हैं, जो देखकर टेसिया अब स्टैनर्ड को कहती है कि अब इन्हें तुम्हें रोकना होगा। तो स्टैनर्ड भी मान जाता है और वो सभी लोग को सामने से हटने के लिए कह देता है। जिसके बाद अब टेसिया भी अपनी वाइन्स की पावर का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को एक ही जगह पर रोक देती है। इसके बाद हम लोग अब स्टैनर्ड को देखते हैं, जो कि अपने उस क्रॉसबो को तैयार कर लेता है और उसमें से वो एक काफी खतरनाक ब्लास्ट निकालता है। हम देखते हैं कि ये ब्लास्ट तो काफी ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से सही मॉन्स्टर्स एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जो देखकर डार्विस अब उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हारी ये नई स्पेल है? जिस पर वो भी कहता है कि हाँ, पर इस शॉट को करने में रिकॉइल काफी ज्यादा दर्दनाक होता है, मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। ये सुनकर कार्या कहती है कि इसलिए तो मैं तुमसे कह रही थी कि तुम्हें मेरे साथ और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। इस पर स्टैनर्ड कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ कौन ट्रेनिंग करना चाहेगा। इसी के साथ वो लोग हंसी मजाक करके वहां से जाने लगते हैं।
पर अब स्टैनर्ड और कारिया कहने लगते हैं कि जाने के बाद हम लोग को काफी बेकार का खाना मिलेगा, क्योंकि जो हमारा खाना बनाता है वो काफी बेकार खाना बनाता है। ये सुनकर अब डार्वेस अब टेसिया से कहता है कि तुम तो एक प्रिंसेस हो ना, हम लोग तुम्हारे टीममेट्स हैं, तुम्हें तो पता ही है ना कि हम लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, प्लीज तुम हमारे लिए काफी टेस्टी खाना मंगवा दो। वही टेसिया इसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती है, जो देखकर कारिया वहाँ पर आकर डार्वेस को धक्का मार देती है और कहती है कि दूर हो जाओ टेसिया से। अगर तुम्हें टेसिया से कोई भी रिक्वेस्ट करनी है तो तुम्हें अपना मुंह बंद करके रिक्वेस्ट करना चाहिए। जो देखकर अब डार्वेस कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करती हो क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, इस तरीके से तुम्हें मुझे धक्का नहीं मारना चाहिए, छोटी कहीं की। जो सुनकर अब कारिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं क्यूट हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो टेसिया से कहती है कि है ना, मैं क्यूट हूँ ना। और अब इसी तरीके से वो लोग अब हंसी मजाक करके अब वहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद टेसिया सभी लोगों से कहती है कि चलो सभी लोग नहा लो, तो सभी लोग भी अब मान जाते हैं। इसके बाद अब टेसिया भी नहाकर बाहर निकलती है और वो वापस अपने टीममेट्स को देखती है। वो अब देखती है कि जो उसके टीममेट्स है वो अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। जब सबसे पहले ये सभी लोग यहाँ पर आए थे तो कोई भी आपस में दोस्त नहीं था। इन सभी लोग को अब एक साथ देखकर टेसिया खुश हो जाती है और कहती है कि 3 ही महीनों में हम लोगों ने काफी अच्छी दोस्ती बना ली आपस में। टेसिया अब उन लोगों के पास जाने वाली होती है, पर तभी उसे हेलन दिखाई देती है और अब वो जाकर उसे गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो ट्विन होन्स के बाकी के मेंबर्स भी हैं। जिसके बाद अब टेसिया अपने सभी साथियों को इन्हीं लोगों से मिलवाती है। पर हम लोग अब देखते हैं कि डार्वेस तो सभी लोग को इग्नोर करके सीधा रोज के पास चला जाता है उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए। वहीं पर हम लोग को अब डार्वेस के बारे में भी और बातें पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि जो डार्वेस है वो एक काफी ज्यादा टैलेंटेड प्रोडिजी है, क्योंकि वो अपने माना को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और साथ में उसके पास कमाल के रिफ्लेक्सेस भी हैं। दूसरी तरफ हेलन अब कारिया से कहती है कि तुम रीडे फैमिली से हो ना, जिस पर वो कहती है कि हाँ, पर आपको कैसे पता। तो हेलन कहती है कि रीडे फैमिली ने क्लैरल फैमिली को काफी जनरेशन से सर्व किया है और मैं ये देख पा रही हूँ कि तुमने अपने माना कंट्रोल को अपनी बॉडी के ऊपर काफी अच्छे से कर रखा है। हमें अब ये भी पता चलता है कि जो रीडे फैमिली है वो काफी ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि उनके पास उनके काफी यूनिक गाउंटलेट टेक्निक है, बिल्कुल क्लारेंस की ही तरह। पर हमें ये बात पता चलती है कि जो कारिया की अपब्रिंगिंग है वो काफी ज्यादा हार्श रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स लड़कों को जन्म देना चाहते थे, ना कि लड़की को। वहीं पर अब वापस से डार्वेस को रोज के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखकर अब कारिया गुस्से में आ जाती है और अब कारिया जाकर डार्वेस को रोकने लगती है। हम ये भी बात पता चलती है कि वो दोनों बचपन के दोस्त भी हैं। उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर जैस्मिन कहने लगती है कि ये दोनों तो बिल्कुल अर्थर और टेसिया की तरह हैं। ये बात सुनकर अब टेसिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है, जो देखकर बाकी सभी लोग भी अब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ डर्डन अब स्टैनर्ड के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो ये काफी कमाल का क्रॉसबार है, आज से पहले मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। ये सुनकर तो अब स्टैनर्ड भी काफी नर्वस हो जाता है। वो कहता है कि ये यूनिक इसलिए है क्योंकि मुझे इसे बनवाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास डिविएंट पावर है। तुम कह सकते हो कि इसे मैंने ही बनाया है। ये सुनने के बाद टेसिया भी अब सभी लोग को बताती है कि जो स्टैनर्ड है वो असली स्पेल्स को बीस्ट कोर के अंदर स्टोर कर सकता है। ये सुनने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद अब टेसिया हमें बताने लगती है कि जिडियोन ने ही स्टैनर्ड को वेरियोन से मिलवाया था। वो एक डार्क येलो स्टेज का कॉन्जरर है और वो साथ में फायर और विंड एलिमेंट्स को यूज कर सकता है, पर इसके माना कोर के अंदर डेफिशिएंसी थी, इस वजह से ये एक्चुअल स्पेल को अपने माना कोर के अंदर स्टोर नहीं कर सकता था। इसी वजह से ये इस क्रॉसबो को यूज करता है अपनी उसी कमी को पूरा करने के लिए। टेसिया बताने लगती है कि जो उसका ग्रुप है वो सबसे यंगेस्ट ग्रुप है यहाँ पर, जो कि हर दिन इन डंजन के अंदर फाइट करते हैं, इसलिए टेसिया को काफी गर्व है अपनी टीम पर। टेसिया कहती है कि हम लोग यहाँ पर आराम से चीजों को हैंडल कर सकते हैं, पर मुझे नहीं पता कि आखिरकार ट्विन होन यहाँ पर क्यों आई है। वो अब हेलन से कहती है कि वैसे तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो अब हेलन कहती है कि हम लोग बस वॉल से अभी आए हैं। वॉल पर अभी भी काफी सारी दिक्कतें हैं, पर हम लोग को यहाँ पर स्काउटिंग में मदद कराने के लिए भेजा गया है। बेहतर रहेगा कि आने वाली चीजों के लिए तुम लोग भी तैयार हो जाओ। ये सुनकर अब स्टैनर्ड पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने वॉल पर देखा क्या। तो अब बाकी सभी लोग तो शांत हो जाते हैं, वो लोग कुछ कह ही नहीं पा रहे होते हैं। जो देखकर टेसिया अब कहती है कि क्या इसका ये मतलब है कि तुम लोगों ने अल्करिया के मेजिस से लड़ाई करी है। जिस पर अब हेलन कहने लगती है कि हाँ, हम लोग वॉल पर 4 महीने से थे। तुम कह सकते हो कि जो वॉल है वो एक तरीके से बेस की तरह है। जो फाइटिंग वगैरह हो रही थी वो बीस्ट क्लेड के बॉर्डर के अलोंग हो रही थी, पर जो हमारी असली प्रॉब्लम है वो मेज नहीं है बल्कि दुश्मनों के बीस्ट हैं। जिस पर अब रोज कहती है कि हाँ, इसी वजह से हायर अप्स ने हम लोग को यहाँ पर भेजा है, क्योंकि इस कैवर्न के अंदर जो भी एस
क्लास के माना बीस्ट हैं जो कि म्यूटेटेड हैं, वो सभी अल्करियन के लोगों के कंट्रोल में हैं। हमें ये पता चला है कि जो अल्करियन है वो एक ही बारे में 1000 माना बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर जितने भी म्यूटेटेड एस क्लास के माना बीस्ट है हमें जाकर उन्हें जल्दी से जल्दी मारना होगा, इससे पहले कि अल्करियंस यहाँ पर पहुंचे और इन माना बीस्ट को यूज करके वॉल को तोड़ दें। अगर हम लोग इन माना बीस्ट को खत्म कर देंगे तो वो लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे इन्हें। जो म्यूटेंट है वो ऐसे माना बीस्ट है जिन्हें करप्टेड किया गया है या फिर कंट्रोल किया गया है अल्करियंस के द्वारा। और जो म्यूटेंट्स होते हैं वो इतने पावरफुल माना बीस्ट होते हैं कि वो अपने खुद के डंजन के रूलर्स होते हैं और फिर वो लोग उस म्यूटेंट को कंट्रोल करते हैं। म्यूटेंट को कंट्रोल करने के बाद वो बाकी के माना बीस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि वो जो माना बीस्ट होते हैं वो उस म्यूटेंट को सर्व करते हैं। तो जो अल्करियन है उन्हें बस म्यूटेंट बनाना है और बाकी के जो वो माना बीस्ट है वो उन म्यूटेंट की बात सुनेंगे। इसका मतलब है कि जब तक म्यूटेंट एग्जिस्ट करेंगे बाकी के माना बीस्ट भी उन्हें फॉलो करेंगे और उनके साथ लड़ाई करेंगे, यानी कि दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई करेंगे। इसलिए अलग अलग डंजन्स के अंदर काफी अलग अलग स्क्वाड्स को भेजा गया है जिससे कि वो लोग जाकर वहाँ के म्यूटेंट्स को मार सकें, इससे पहले कि अल्करिया के लोग उन्हें ढूंढकर अपना साथी बना लें। जिस डंजन के अंदर मुझे और मेरी टीम को भेजा गया है वो डंजन भी एक एस क्लास म्यूटेंट बीस्ट का घर है। इसका मतलब है कि हमें कैसे भी करके उस म्यूटेंट को हराना ही होगा, तभी हम लोग इस वॉर को भी जीत सकते हैं। ये सुनने के बाद टेसिया कहती है कि मुझे जरा और बताओ कि आखिरकार वॉल में कैसी लड़ाई चल रही है। ये सुनने के बाद अब एडम गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि वॉल पर जो लड़ाई चल रही है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये वॉर है, इसलिए वॉर में दोनों साइड मरती रहती है। तो अब टेसिया भी कहती है कि हाँ एडम, मुझे पता है कि आखिरकार वॉर होती क्या है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग उस बीस्ट को हरा देंगे तो मेरी टीम को बैटलफील्ड में भेज दिया जाएगा, इसलिए मैं तब तक के लिए तैयार होना चाहती हूँ तुमसे वॉल के बारे में पूछने के बाद। इसी तरीके से अब एडम अब टेसिया को गुस्से में देखने लगता है, पर तभी रोज अब एडम को पीछे खींच लेती है और कहती है कि समय आ चुका है, हम लोग को अब कैंप लगा लेना चाहिए अपना और डिनर रेडी करना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद रोज अब एडम को वहाँ से लेकर चली जाती है, जिसके बाद अब हेलन और डर्डन आकर टेसिया से कहते हैं कि एडम की बात को दिल पर मत ले लेना, ये तो बस बैटलफील्ड में उसने काफी कुछ सहन किया है, वो बस इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तुम ये जानो कि आखिरकार बैटलफील्ड में क्या चल रहा है। हेलन अब कहती है कि तुम तो यहाँ पर माना बीस्ट से लड़ रहे हो, पर जो दुश्मनों के सोल्जर्स है वो तो माना बीस्ट से भी काफी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि जिन क्रिएचर से तुम लोग यहाँ पर लड़ाई करते हो वो क्रिएचर सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं, पर जिन लोगों से हम लोग लड़ते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, वो लोग इन्फॉर्मेशन के लिए लड़ते हैं। ये सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो जैस्मिन बताती है कि दोनों साइडों के लिए इन्फॉर्मेशन जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी साइड एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है। इसका मतलब है कि वो लोग एक दूसरे के सोल्जर्स को पकड़ना चाहते हैं जिससे कि वो उस सोल्जर को टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। यहाँ पर बैटल करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारे दुश्मन है वो बुरे हैं और तुम लोग अच्छे हो, पर दूसरी तरफ जहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं हम लोग को वहाँ पर इंसानों से लड़ना पड़ रहा है। वो इंसान हमारी तरह बात कर सकते हैं, हमारी तरह दर्द में चिल्ला सकते हैं, इसलिए उन लोग को मारना और उन लोग को टॉर्चर करना हमारे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है। इस चीज के बीच में डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल है कि कौन गलत है और कौन सही है। ये सुनने के बाद सभी लोग अब सोच में पड़ जाते हैं और अब थोड़ा बहुत मामला सीरियस सा हो जाता है। वो लोग अब सोच ही रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर उन लोग को एक बंदे की चीख सुनाई देती है जो कि अंदर आने के लिए भीख मांग रहा होता है। जैसे वो अंदर आता है वो अब बेहोश हो जाता है, जो देख हेलन भी अब टेसिया से कहती है कि ये जो हुआ क्या यहाँ पर हाल फिलहाल में ऐसा होता रहता है, जिस पर टेसिया कहती है नहीं। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उस बंदे को अब सेफली क्लिनिक में ला दिया जाता है और अब इस बंदे को चेक करने के लिए टेसिया और हेलन वहाँ आती है। वो लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी सभी का लीडर बैठा हुआ है जिसका नाम है ड्रोगो। हेलन अब जाकर उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि ड्रोगो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे शायद तुम्हें लीडर बुलाना चाहिए, है ना? जिस पर ड्रोगो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी जगह लीडर तुम्हें बनना चाहिए था। वैसे आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो, कुछ हुआ है क्या? तो वहाँ पर जो क्लिनिक की इंचार्ज होती है जिसका नाम एल्ब्रेडा है, वो अब ड्रोगो से कहती है कि ये लोग बस इस बंदे को चेक करने के लिए आए हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। जिस पर हेलन भी कहती है कि हाँ, हम लोग आपको यहाँ पर दखल अंदाजी देने नहीं आए हैं, मुझे मेरे सुपीरियर्स को अपडेट देना पड़ता है, तो मुझे लगा कि इस बंदे से ही पूछ लिया जाए कि आखिरकार क्या चल रहा है। तो ड्रोगो कहता है कि तुम्हारा ये सोचना सही तो है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक इसे होश नहीं आया है। जो सुनने के बाद अब स्टैंडर्ड भी पूछने लगता है कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। तो एल्ब्रेडा कहती है कि बस इसे डिहाइड्रेशन हो रखी है और ये काफी थका भी हुआ है। इसकी हालत देखकर लगता है कि इसने काफी दिनों से ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, और इसकी पैरों की हालत
देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा लंबे समय से दौड़ रहा था बिल्कुल बिना रेस्ट किए हुए, पर ये नहीं पता कि आखिरकार ये भाग किससे रहा था। तभी अचानक से अब उस बंदे को होश आ जाता है और अब वो पूछने लगता है कि आखिरकार मैं कितनी देर से बेहोश था, जिस पर अब ड्रोगो कहता है कि शायर जरा शांत हो जाओ, तुम बस 10 मिनट से ही बेहोश हो। वहीं एल्ब्रेडा उसे अब पानी दे देती है और कहती है कि पहले इसे पियो, उसके बाद जवाब देना। तो अब शायर भी पानी पी लेता है और अब वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, जिसके बाद ड्रोगो अब उसे कहता है कि माफ करना, मुझे पता है कि अभी तुम्हारी हालत नहीं है, पर हमें जानना होगा कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम्हारी टीम के बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं। ये सुनकर अब शायर काफी उदास सा हो जाता है और कहता है कि मेरे जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो मारे गए, सिर्फ मैं ही इकलौता बचा हूँ। ये सुनकर सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। तो शायर अब बताने लगता है कि मेरे टीममेट्स के साथ लड़ाई हो गई, इसलिए मैं वापस जाने लगा। मैं अपने टीममेट्स को छोड़कर जा ही रहा था, पर मुझे फिर काफी ज्यादा गिल्टी फील हुआ, इसलिए फिर मैं अपने साथियों के पास वापस जाने लगा। पर जैसे मैं वहां पर पहुंचा, मैं अब वहां की हालत देखकर काफी डर गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो लोग तो ऑलरेडी मॉन्स्टर्स के ट्रैप में फंस चुके हैं। मैंने देखा कि वहाँ पर 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स थे और ज्यादातर लोगों के पास तो वेपन्स भी थे। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को मरते हुए देखा। वो मॉन्स्टर्स मुझे भी ढूंढने वाले थे, पर मैं छिप गया। मैं लकी था कि वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए, पर मुझे काफी ज्यादा दिन तक वहीं पर छिपे रहना पड़ा। उसी के बाद मैं टेलीपोर्टेशन गेट को सेट कर पाया। मैं वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मॉन्स्टर्स उन टेलीपोर्टेशन गेट को डिस्ट्रॉय कर दें। इससे मेरे भागने का एक लौता तरीका भी बंद हो जाता है, इसलिए मैं वहां से काफी दूर भाग गया। ये सुनकर ड्रोगो कहता है कि एक सेकंड, तुमने कहा कि तुमने टेलीपोर्टेशन गेट सेटअप किया, इसका ये मतलब है कि, जिस पर अब शायर कहता है कि हाँ, उन मॉन्स्टर्स के पीछे एक काफी बड़ा डोर था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस डोर के पीछे वाली चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि उस डोर के पीछे एस क्लास म्यूटेंट का डेन है, यानी कि अड्डा है। यानी कि गाइस फाइनली इन लोगों को उस दुश्मन की लोकेशन पता चल चुकी है जिसको ये मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि ड्रोगो अब सभी लोगों को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और अब ड्रोगो की आवाज सुनकर जितने भी 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं बैटल में जाने के लिए। स्टैंडर्ड भी अब सोचने लगता है कि यहाँ पर हम लोगों ने 3 महीने काफी अच्छा किया है, पर हम लोग अब फाइनली एक असली बैटल में जाने वाले हैं, यानी कि हम लोग को अब एक असली म्यूटेंट से लड़ाई करनी है। स्टैंडर्ड अब देख के भी बता सकता है कि कार्या और जो डार्विस है वो भी काफी ज्यादा नर्वस है, पर वो लोग दिखा नहीं रहे हैं। पर अब वो टेसिया की तरफ देखता है और अब वो सोचता है कि टेसिया काफी ज्यादा यंग है, पर फिर भी वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही है। स्टैंडर्ड अब टेसिया को तैयार होता हुआ देख रहा होता है और अब वो उसे देखकर शर्मा रहा होता है। यानी कि गाइस स्टैंडर्ड की नजर है टेसिया के ऊपर। पर अब जैसे टेसिया अब स्टैंडर्ड की तरफ देखती है, वो अब काफी ज्यादा शर्मा कर अपने चेहरे को साइड कर लेता है और अपने आप से ये कहता है कि नहीं, मेरी बिल्कुल भी बस की नहीं है टेसिया को पटाने की। वैसे भी टेसिया तो अर्थर को पसंद करती है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने आप को तैयार करता है और कहता है कि अब तक हमने जितने भी बीस्ट से लड़ाई करी है वो बीस्ट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम लोग गेट को पार कर लेंगे उसके अंदर के जितने भी मॉन्स्टर्स होंगे वो उससे भी ज्यादा खूंखार होंगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपने क्रॉसबो को तैयार कर रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ। वो अब काफी लाउडली ये सारी चीजों को बोल रहा था, तभी वहाँ पर कार्या आ जाती है और कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही तेजी से सोच रहे हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि इतना नर्वस मत हो। तो अब स्टैंडर्ड भी मान जाता है और अब वो दोनों तैयार हो जाते हैं लाइन में खड़े होने के लिए, जिसके बाद अब सभी लोग अब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और अब ड्रोगो भी सभी लोगों को अब कहने लगता है अपनी स्पीच। वो अब सभी लोगों को तैयार होने के लिए कहता है और कहता है कि जब हम लोग गेट को पार करेंगे तो तैयार हो जाना। हमें कोई भी अंदाजा नहीं है कि दूसरी साइड कितने ज्यादा माना बीस्ट हो सकते हैं। जिसके बाद हम लोग अब टेसिया को देखते हैं। वो अब अपने साथियों से कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने ही दुश्मन हो, हम लोग दुश्मनों को मार के वापस से यहाँ पर आएंगे। कुछ भी हो जाए हम लोग जिंदा बचेंगे और आकर हम लोग टेस्टी खाना खाएंगे, प्रॉमिस। इस पर सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद अब ड्रोगो सभी लोग को कहता है कि चलो आगे बढ़ो। ड्रोगो की बात सुनकर अब सभी लोग भी अब आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब जाकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, पर जितना उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो मॉन्स्टर उन लोगों से भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्टैंडर्ड अब देखता है कि उसकी आंखों के सामने काफी सारे लोग मर रहे हैं। एक लड़की उसकी आंखों के सामने ही मर रही होती है, पर वो उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। इतने में ही अब डार्वस वहाँ आ जाता है और अब वो उस मॉन्स्टर को मार के उस लड़की को बचा लेता है। पर अब कार्या देखती है कि वो लड़की तो ऑलरेडी मर चुकी है। इसी के बाद वो फाइट इसी तरीके से कंटिन्यू होती है। स्टैंडर्ड
भी अब लड़ने लगता है और अब बाकी के लोग भी एक एक करके लड़ने लगते हैं। हम लोग को भी अब टेसिया को भी दिखाया जाता है जो कि अब काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से मॉन्स्टर्स को एक ही बारी में पकड़ लेती है। सभी मॉन्स्टर्स को पकड़ने के बाद वो डार्वस से कहती है कि ऐसे ही मॉन्स्टर्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो वो भी मान जाता है। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को अब एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। इसके बाद अब टेसिया सभी कॉन्जरर्स को फायर स्पेल यूज करने के लिए कहती है और जितने भी अर्थ यूजर होते हैं वो उन्हें वहां पर एक गड्ढा बनाने के लिए कह देते हैं। वो लोग अब एक गड्ढा तैयार कर देते हैं जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स अब बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके बाद अब सभी फायर यूजर फायर स्पेल का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर देते हैं। जिसके बाद वहां पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स बचे हुए थे, पर अब स्टैनर्ड अपनी पावर का यूज करके वहां पर अपने पावरफुल से क्रॉसबो का हमला करता है। उसका हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो खुद अब काफी दूर जाकर गिरता है। पर अब उसका अटैक इतना ज्यादा बड़ा होता है कि सामने अब काफी बड़ा धमाका हो जाता है और अब देखते देखते सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग अब स्टैनर्ड की तारीफ करते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अब उन मॉन्स्टर से जी जाते हैं। ड्रोगो वहीं पर अब उन मॉन्स्टर्स के झुंड पर खड़ा होकर कहने लगता है कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स के सरप्राइज अटैक से बच गए। हाँ, मुझे पता है कि हमारे काफी सारे साथी इस बार मर गए हैं, पर हम लोग उनकी मौत को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देंगे। हम लोग दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करके रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये सब सुनकर अब स्टैनर्ड सोचने लगता है कि आखिरकार हम लोग इसे अपनी जीत कैसे कह सकते हैं। हम लोग अभी तक डैन तक पहुंचे भी नहीं हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी 10 लोगों को खो भी दिया है। आखिरकार कितने लोग और मरेंगे। वहीं पर अब इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर और इतने सारे लोगों को इंजर देखकर टेसिया भी काफी उदास सी हो जाती है। उसे उदास अब स्टैनर्ड भी देख लेता है और उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। जिस पर टेसिया कहती है कि अच्छी बात यह है कि हम लोग जीत गए हैं, पर फिर भी हम लोगों ने 10 सोल्जर्स को खो दिया है। जिस पर कारिया कहती है कि हाँ, लेकिन जितना हमसे हो सका हमने वो किया, हमने अपना बेस्ट दिया। जिस पर स्टैनर्ड भी कहता है कि हाँ, कारिया सही कह रही है। हमें पता है कि जब हम लोग बैटल में जाते हैं तो वहाँ के रिस्क क्या क्या होते हैं। हर एक सोल्जर्स को बचाना इम्पॉसिबल है। जिस पर अब टेसिया भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं हर किसी को बचा नहीं सकती हूँ, लेकिन पर अगर ऐसे चलता रहा तो मैं कभी भी अर्थर को कैचअप नहीं कर पाऊंगी। अर्थर मुझसे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। अर्थर का नाम सुनकर अब डार्वस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम फिर से उसकी बात कर रही हो। तुम अर्थर के बारे में बात तो ऐसे करती हो जैसे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो, एक ऐसा पर्सन हो जिसके अंदर काफी ज्यादा करिश्मा हो और उसके अंदर कोई भी गलती ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट करता हो। जिस पर अब कारिया कहती है कि बस करो, तुम बस अर्थर से जेलस हो। वैसे भी अर्थर काफी ज्यादा गुड लुकिंग है ना टेसिया। जिस पर अब टेसिया भी शर्माने लगती है और कहती है कि हाँ, अर्थर स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर था, पर लगता नहीं है कि उसने कभी ये बात रियलाइज करी थी। पर जब मैं उसे पहली बार मिली थी तब वो काफी ज्यादा डरावना सा था। जो सुनकर अब कारिया कहने लगती है कि तुमने कहा था कि अर्थर ने तुम्हें स्लेव ट्रेडर से बचाया था जब तुम घर से भाग गई थी, है ना। जिस पर अब टेसिया कहती है कि हाँ, शुरुआत में तो मुझे लगा था कि अर्थर ने मुझे सिर्फ अच्छे काम के लिए नहीं बचाए हैं, बल्कि उसकी कोई और ही प्लानिंग थी, पर मैं गलत थी। ये सुनने के बाद कारिया कहती है कि अर्थर तो कितना कूल है, काश मैं भी उससे मिल पाती। ये सुनकर फिर से डार्वस अब जेलस हो जाता है और कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि अर्थर इतना ज्यादा ग्रेट है जितना तुम बताती हो। ऊपर से जब तुम जायरस एकेडमी वाले इंसिडेंट में जब तुम इंजर्ड हो गई थी तब वो तुम्हें चेक भी नहीं करने आया था कि तुम सही हो या फिर नहीं हो, वो तुम्हें बिना बताए बिना ही चला गया था। जिस पर टेसिया कहती है कि अर्थर काफी जल्दी में था, ऊपर से उसने मेरे ग्रैंडपा से पूछ लिया था कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं। जिस पर डार्वस कहता है कि हाँ, वो कहीं पर सीक्रेट ट्रेनिंग करने के लिए गया है ना। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे तो लगता है कि अर्थर वॉर के डर के मारे भाग गया है कहीं दूर, शायद वो बस मरना ही नहीं चाहता है। ये सुनने के बाद अब स्टैनर्ड और कारिया दोनों ही उससे कहने लगते हैं कि चुप हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। पर अब वो चुप हो ही नहीं रहा होता है, जो देखकर टेसिया को भी अब गुस्सा आ जाता है और अब वो डार्वस से कहती है कि तुम गलत कह रहे हो अर्थर के बारे में। मैं मानती हूँ कि अर्थर कुछ केसेस में क्लूलेस हो जाता है और इनोसेंट हो जाता है, पर वो एक ऐसा पर्सन नहीं है जो कि डर के मारे भाग जाए। अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी डिजायर काफी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर अब डार्वस कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि अर्थर वही हीरो है जो कि हम सभी लोगों को अल्करिया से बचाएगा। काफी बड़ी बड़ी बातें लगती है मुझे तो। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब कारिया अब टेसिया से कहती है कि इग्नोर करो इसे, इसकी बात को दिल पर मत लेना। वहीं ये सारी बातें सुनकर अब स्टैनर्ड अब टेसिया से कहता है कि वैसे अर्थर इतना भी ताकतवर नहीं हो सकता है ना। इस पर टेसिया कहती है कि नहीं, वो सही में काफी ताकतवर हैं। जो सुनकर अब कारिया एक्साइटेड हो जाती है और अब वो टेसिया से कहती है कि मैं वेट नहीं कर सकती अर्थर से मिलने का, तुम हमें अर्थर से इंट्रोड्यूस करवाओगी ना। जिस पर टेसिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं होप करती हूँ कि हम लोग अर्थर से काफी जल्द मिले। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी सोल्जर्स अब और भी आगे बढ़ते हैं और अब वो लोग एक डरावनी सी जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर पहुंचने के बाद ड्रोगो अब
सभी लोग को वहीं पर रोकता है और चौकन्ना होने के लिए कहता है। वह सभी लोगों को बताता है कि हम लोग काफी जल्द उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां पर सायर और उसकी टीम को एम्बुश किया गया था दुश्मनों के द्वारा। सायर ने हम लोग को बताया है कि उसने यहाँ पर 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। अब हमारे सामने ऐसे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं जो कि उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं जिनसे अभी तक हम लोग लड़ रहे थे। इसलिए सभी लोग तैयार हो जाना और मैं बस यही होप करता हूँ कि गॉड भी हमारी मदद करेंगे। जिसके बाद वो लोग अब सीधा दौड़कर अब आगे पहुंच जाते हैं, पर अब वो लोग आगे पहुंचकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अब देखते हैं कि सामने जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बेरहम तरीके से मरे हुए हैं। जो देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उन लोग को रिलीफ फील करना चाहिए या फिर उन लोग को डरना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए हैं तो इसका तो यही मतलब है कि यहाँ पर और कोई भी ताकतवर है जो कि इन मॉन्स्टर्स को हरा पाया है। वहीं ड्रोगो अब सभी लोग को वापस से आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि ये सब छोड़ो, हमें अब गेट के पास पहुंचना होगा। जिसके बाद वो अपनी पूरी टीम को लेकर अब गेट के पास पहुंच जाता है और अंदर जाने के बाद ही उन लोग को वो म्यूटेंट देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोग अब तैयार होकर फॉर्मेशन में आ जाते हैं। पर जैसे अब एक बंदा दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, वो अब ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो जो दरवाजा है वो तो ऑलरेडी हल्का सा खुला हुआ है। जो देखकर तो ड्रोगो भी डर जाता है, पर अब वो अपने डर को काबू करता है और अपने साथियों को वो डोर ओपन करने के लिए कहता है। जो देखकर सभी लोग अब डर रहे होते हैं, पर फिर भी वो सभी लोग अपने आप को तैयार करते हैं क्योंकि अब दरवाजा खुलने वाला है। किसी को भी नहीं पता है कि अंदर ऐसी क्या चीज है। और अब जैसे दरवाजा खुलता है सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन लोगों के सामने एक ऐसा भयंकर सा सीन होता है। सभी लोग अब देख पा रहे होते हैं कि वहां पर तो सभी मॉन्स्टर्स का और जितने भी मॉन्स्टर जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं उनकी तो लाशें बिछी हुई है एक के ऊपर एक। जो देखकर सभी लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अब टेसिया और बाकी सभी लोग जैसे अंदर जाते हैं उन लोग की नजर अब इन मॉन्स्टर्स की लाश के झुंड के सबसे ऊपर जाती है और अब टेसिया देखती है कि इस झुंड के ऊपर और कोई नहीं बल्कि अर्थर बैठा है, जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा है। यानी कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनको अकेले ही अर्थर ने हरा दिया। तो लोग गाइस फाइनली इतने सालों बाद एंट्री हो चुकी है अर्थर की डिखातन के अंदर, और ऊपर से भाई क्या ही एंट्री करी है। टेसिया और जितने भी लोग होंगे वह जरूर से इम्प्रेस हो जाएंगे ये एंट्री देखकर। तुम लोग को अर्थर की ये एंट्री कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद हो तो मेक श्योर तुम लोग इस वीडियो को हाइप करके जाना। साथ में अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना और इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक भी कर देना। यही मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दिल से शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।